हाँ जी बेटा, क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था अभी रेगुलर में कल, जिसमें हमने किरचॉफ्स लॉ लगा के इसको सॉल्व किया था। अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, तो हमने डिस्कस किया था कि हम यहाँ पर ए और बी के क्रॉस बैटरी लगाते हैं। जब हम ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देने पे आप क्या नोटिस करोगे कि जो ये R1 एंड R2 का जो रेशियो है और ये R3 एंड R4 का जो रेशियो है, ये इक्वल नहीं है। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, इनका भी पोटेंशियल सेम नहीं होगा। अगर सेम नहीं होगा तो आप इस गिवन रजिस्टर R5 को निगलेक्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट निगलेक्ट दिस R5 रजिस्टर। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर मैं रजिस्टर को निगलेक्ट नहीं कर सकता तो फिर मैं क्या करूंगा। तो फिर हमने किरचॉफ्स लॉ लगाया था, और फिर किरचॉफ्स लॉ लगा के ये हमने लास्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया था। हमने कहा था कि अगर मैं लेटेस से बैटरी से जो करंट निकल रहा है, ये बैटरी है, और इस बैटरी से जो करंट निकलना है, इसको अगर मैं यहाँ पे बैटरी की वोल्टेज और करंट से डिवाइड कर दूं, तो मेरे को इस पूरे सर्किट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता चल जाएगी। तो हमने यहाँ पे नोटिस किया था कि हमारे पास एक I1, एक I2 और एक I, ऐसे तीन वेरिएबल्स बने थे, और हमने यहाँ पे अल्टीमेटली जो निकालना था वो क्या था, दैट वाज V बाय I। तो हमने ये V बाय I निकालना था, तो इसके लिए हमने तीन इक्वेशंस बनाई, तीनों को सॉल्व किया। अब कंपटीशन में अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो फिर कैसे करेंगे, क्योंकि कंपटीशन में तो इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कॉम्पिटिशन्स में जनरली ना हमें थोड़े शॉर्टकट्स याद रखने पड़ेंगे। तो जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो रेगुलर क्लास में नहीं करना है, बोर्ड में नहीं करना है। बोर्ड में अगर आप गिवन क्वेश्चन को जो मैं अभी बताने लगा हूँ वैसे सॉल्व करोगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगेन मतलब मार्क्स नहीं मिलेंगे का मतलब कि अगर तो कोई कंपटीशन पढ़ाने वाला बंदा पेपर चेक कर रहा है तो वो दे देगा, पर अगर कोई नॉर्मल टीचर है तो नहीं देगा, वो कहेगा पता नहीं क्या किया हुआ है, काटा पड़ जाएगा। तो ये अब याद रखना है कि भाई इसका शॉर्टकट भी है, और उसको हम स्टार डेल्टा मेथड कहते हैं। तो हेडिंग को स्टार डेल्टा मेथड। तो ये स्टार डेल्टा मेथड एक मेथड है जिसमें आप कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करते हो यूजिंग अ पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो यहाँ पे मेरे पास एक नेटवर्क है, ये रेजिस्टर्स हैं R1, R2, R3, और ये जो रेजिस्टर्स R1, R2, R3 हैं, ये एक सर्किट का पार्ट है। सर्किट का मतलब एक नेटवर्क का पार्ट है, और वो जो नेटवर्क आप देख रहे हो उसमें ये आपका A पॉइंट, B पॉइंट और ये C पॉइंट आगे सर्किट में कहीं और लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे कोई आगे रजिस्टर है, फिर यहाँ पे ये ऐसे कोई रजिस्टर है, फिर आगे ऐसे ये, मतलब ये जो A पॉइंट है ये एक सर्किट में लगा हुआ है, B पॉइंट भी सर्किट में है, C भी सर्किट में, मतलब A B C आगे कहीं और भी जुड़े हुए हैं। उसका रीजन ये है कि अगर बाय चांस मैं ये मान के चलूं कि ये पॉइंट A कहीं पे भी नहीं कनेक्टेड, तो फिर तो इजी हो गया। ये वाली जगह जो है ये आपकी क्या बन गई, सीरीज। और फिर आप इसके साथ कैसे सॉल्व करोगे, पैरेलल। तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपका पॉइंट ए आप देख रहे हो ये आगे कहीं और सर्किट में लगा हुआ है, किसी और रेजिस्टर के साथ सर्किट में लगा हुआ है। तो ये जो आप कर रहे हो ये आप किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में कर सकते हो जहां पे आपको इस तरीके का अरेंजमेंट नजर आ रहा है। ऐसे आपके पास ये डेल्टा फिगर बनी हुई है जिसमें आपके पास ये ट्रायंगल टाइप अरेंजमेंट है। तो ये जो गिवन आप अरेंजमेंट देख रहे हो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू थ्री रेजिस्टर्स। और वो जो थ्री रेजिस्टर्स मैं बना रहा हूं वो मैं इस तरीके से बना रहा हूं कि इंस्टेड ऑफ वो ट्रायंगल की साइड्स होने की जगह वो आपके तीनों वर्टेक्स सेंट्रोइड के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब
मेरे पास ऐसे ये जो सर्किट था ये ऐसे ट्रायंगल के फॉर्म में था, तो मैंने ये जो सर्किट जो ट्रायंगल के फॉर्म में था इस सर्किट को इस तरीके से बना दिया कि 3 वर्टेक्स हैं ट्रायंगल की या 3 कॉर्नर्स हैं, और वो जो 3 कॉर्नर्स हैं वो कनेक्टेड है सेंट्रॉइड से। तो मैंने ये 3 रेजिस्टर्स R1 R2 R3 को कन्वर्ट कर दिया इनटू अनदर 3 रेजिस्टर्स। इसको मैंने कह दिया RA जो A पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, इसको मैंने कह दिया RB जो बी पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, इसको मैंने कह दिया आर सी जो सी पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। तो मैंने बेसिकली ये जो R1 R2 R3 3 रेजिस्टर्स थे, इन 3 रेजिस्टर्स को मैंने ये जो आप देख रहे हो अभी उन 3 रेजिस्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने एक डेल्टा फिगर को स्टार फिगर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये स्टार डेल्टा मेथड है जिसमें आप मतलब एक ट्रायंगल वाली फिगर को आप कन्वर्ट कर रहे हो एक ऐसी फिगर में जिसमें ट्रायंगल खत्म हो गया और आपके पास अब ये 3 रेजिस्टर्स बन गई आर ए आर बी आर सी। अब ये जो आर ए आप देख रहे हो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आर ए ये जो आप देख रहे हो आर ए इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये जो टर्मिनल ए है ये 2 रेजिस्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है। कौन से 2 रेजिस्टर्स? R1 एंड R2। तो ये आ गया R1 R2 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा शॉर्टकट है, ये आप किरचॉफ्स लॉ से ही ड्राइव करते हो, पर इसको ड्राइव करने के लिए मेरे को इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, और बनाने के बाद मेरे को पेपर में तो ये क्वेश्चन आना ही नहीं कि बना के दिखाओ, तो मैंने ये सीधा शॉर्टकट याद रखना है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लेटे से ये आर बी देखना चाहता हूँ, तो ये जो बी टर्मिनल है, देखो ये जो बी टर्मिनल है ये 2 रेजिस्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो 2 रेजिस्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है वो कौन सी 2 रेजिस्टर्स हैं? R1 एंड R3। तो R1 एंड R3, तो ये मेरे पास जो गिवन वैल्यू बनेगी ये क्या बन गई? दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो नीचे वो तीनों रेजिस्टर्स को ऐड कर दोगे, ऊपर 2 रेजिस्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे। कौन से 2 रेजिस्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे? जो आपके टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। ऐसे ही अगर मैं ये थर्ड रेजिस्टर RC देखना चाहता हूं, तो यहाँ पे देखो ये जो C पॉइंट है ये 2 रेजिस्टर्स के साथ कनेक्टेड है। तो ये मेरे पास आ गया R2 इंटू R3 ओवर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा गिवन अरेंजमेंट है। तो अब इसको अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला समझ में आ गया? तो जो हमने कल क्वेश्चन किया था रेगुलर क्लास में, उसको अब हम दोबारा सॉल्व करते हैं यूजिंग दिस स्टार डेल्टा मेथड। तो मेरे को एग्जामिनर ने दिया हुआ है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो मैंने ये ए और बी के क्रॉस, तो यहाँ मैंने हाई पोटेंशियल दे दिया, यहाँ मैंने लो पोटेंशियल दे दिया। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यार यहाँ पर कोई सीरीज पैरेलल नहीं बन रहा, ना ही यहाँ पे मेरे को कोई व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल मेरा अप्लाई हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि यार ये ना ट्रायंगल, ये देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल। मैंने कहा यार ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को मैं ऐसे 3 रेजिस्टर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि यार मेरे पास ये जो गिवन सर्किट है, अगर मैं इस सर्किट को नोटिस करूं तो ये पॉइंट ए, और पॉइंट ए से मेरे पास ये 5 ओम ये आ गया, फिर मेरे पास 10 ओम डी आ गया। इसके बाद अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो गिवन सर्किट है इस सर्किट को ऐसे कन्वर्ट कर दिया। तो ये मेरा जो ट्रायंगल था ऐसे ट्रायंगल था, मैंने ये ट्रायंगल को ऐसे कन्वर्ट कर दिया। इसके 3 मैंने रेजिस्टर्स बना दिए, और ये 3 रेजिस्टर्स बना के ये मेरा पॉइंट बी आ गया। और अगर आप ध्यान से नोटिस करो, ये देखो ये दोनों किस में आ गए? सीरीज। ये किस में आ गए? सीरीज। जो आंसर आएगा वो आपस में क्या बन गया? पैरेलल। फिर इसके साथ क्या बन गया? सीरीज। तो अगर आप नोटिस करो तो देखो आपका सर्किट सॉल्व हो चुका है, बस आपने ये 3 रेजिस्टर्स निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो हमने क्या कहा था कि जब इन 3 रेजिस्टर्स को निकालना है तो जो
यहाँ टर्मिनल है, इसके साथ देखो कौन से दो रेजिस्टर जुड़े हुए हैं, 5 एंड 10। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ओवर ये ट्रायंगल की तीनों रेजिस्टेंसेस को ऐड कर दो, तो कितना बना, दैट इज 20। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 ओम। और अगर मैं लेट अस से ये डी टर्मिनल वाले को देखना चाहता हूँ, तो ये जो डी टर्मिनल है यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 5 5 जा 25, तीनों को ऐड कर दो तो कितना बना, दैट इज 20। तो ये जो मेरे पास गिवन वैल्यू बनेगी, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 5/4। फिर उसके बाद ये जो बी है इसके साथ देख लो, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, दैट इज 50/20। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 5/2 ओम। तो आपके पास ये पूरा सर्किट सॉल्व हो गया। तो अगर मैं अब यहाँ पे इन दोनों को नोटिस करूँ तो ये दोनों सीरीज में है, तो 5 + 5/2, तो ये हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 15/2 ओम। ये वाली जो लाइन बन रही है, फिर ये वाली जो लाइन बन रही है भी सीरीज, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास कितना आ गया, 45/4 ओम। तो मेरे पास ये ऊपर और नीचे ये दोनों सीरीज में थे। अब पैरेलल में है, तो अगर ये वाला सिस्टम पैरेलल में है तो मेरे पास आ गया 1/r' इज इक्वल टू 2/15 प्लस 4/45। तो ये 45 ये आपके पास आ गया, दैट इज 6 + 4। तो r' की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 10/45। तो 10/45 कितना आ गया, 4.5 ओम। तो ये सारा आपके पास कितना बन गया, 4.5। तो ये जो 4.5 है ये 5/2 के साथ क्या आ गया, सीरीज। तो मैंने क्या नोटिस किया कि ये सारी की सारी लाइन मेरी कितनी बन गई, 4.5 ओम। और उसके बाद ये आगे बी वाले टर्मिनल के साथ यहाँ पर ये क्या बन गया, सीरीज। 5/2 को मैं लिख सकता हूँ 2.5। तो मैं 5/2 को 2.5 लिखूं तो मेरे पास देखो ये आर ए बी रेजिस्टेंस दोनों को मैंने ऐड किया तो कितना आंसर आ गया, दैट इज 7 ओम। और लास्ट क्लास में जब हमने इसको निकाला था तो हमारा आंसर 7 ओम ही आया। तो देखो ये मेरा गिवन आंसर आ गया। पर यहाँ पे मेरे को वो किरचॉफ्स लॉ में जो मैंने ऐसे 3 इक्वेशंस बनाई थी, I1 I2 फिर I, और वो सारा लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ा। मैंने सिर्फ देखो फिगर फिगर में ही काम कर लिया। अगर आप नोटिस करो तो समझाने में टाइम लगा, अदरवाइज बहुत कम स्पेस में मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया इन लेस टाइम। तो ये स्टार डेल्टा मेथड रेजिस्टर्स में समझ आ गया कैसे लगाते हैं। हाँ जी ठीक है। अब सेम ऐसे ही हमारे पास स्टार डेल्टा मेथड कैपेसिटर्स में भी है। तो हमने अभी रेजिस्टर्स में लगा के देखा है स्टार डेल्टा मेथड, ऐसे ही मेरे को कैपेसिटर्स में भी स्टार डेल्टा मेथड लगाने को आएगा। तो कैपेसिटर्स में भी अगेन आपके पास वही है कि आपके पास ये टर्मिनल्स हैं, एक ए टर्मिनल है, एक बी टर्मिनल है, एक आपके पास ये सी टर्मिनल है, और ये आगे किसी सर्किट का पार्ट है, और ये सर्किट का पार्ट है। और यहाँ पर आपके पास ये 3 कैपेसिटर्स आपने नोटिस किए, C1 C2 एंड C3। अब ये कोई सीरीज पैरेलल नहीं बन रहा। अब ये सीरीज पैरेलल क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि ये आगे लाइन में किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी आगे लाइन में किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी आगे लाइन में किसी और के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है। ये सर्किट का पार्ट है। तो इस सर्किट के पार्ट में आप कुछ भी सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो आप इसको भी सेम वैसे ही कन्वर्ट करोगे। ये आप इसके ऐसे गिवन डेल्टा फिगर को ऐसे स्टार फिगर में कन्वर्ट कर दोगे। स्टार फिगर मतलब आप यहाँ पर ये ए पॉइंट, फिर ये आपके पास ये बी पॉइंट, और फिर आपके पास ये सी पॉइंट। ये आपके ये जो टर्मिनल्स हैं ए बी सी, इसके क्रॉस आप ये जो गिवन फिगर है इसको ऐसे कन्वर्ट कर दो। तो जब कन्वर्ट करोगे तो ये कैपेसिटेंस आ गई सी ए, ये कैपेसिटेंस आ गई सी बी, ये कैपेसिटेंस आ गई सी सी। तो अब मैंने ये कैपेसिटर्स की वैल्यू को नोटिस करना है कि सी ए सी बी सी सी क्या बनेगा। तो जो मेरा सी ए कैपेसिटेंस बनेगा, ये वाला जो सी ए कैपेसिटेंस बनेगा, इट विल बी इक्वल टू ये जो आपके यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स हैं इनके पॉसिबल पेयर देख लो। तो इनके पॉसिबल पेयर C1 C2 C2 C3
C3 एंड C1 पॉसिबल पेयर्स, जितने भी पॉसिबल पेयर उनका प्रोडक्ट कर दो। 3 है कैपेसिटर्स, तो यहाँ पे 3 पॉसिबल पेयर बनेंगे, एक C1 C2 का पेयर बन गया, एक आपके पास C2 C3 का, एक C3 C1। एंड नीचे डिवाइड अब क्या होगा, तो जब आप ए टर्मिनल ले रहे हो तो ए टर्मिनल के साथ जो 2 कैपेसिटर जुड़े हैं उनको छोड़ के जो तीसरा बच गया वो नीचे आएगा। तो ये अब याद रखना है कि रेजिस्टर में स्टार डेल्टा मेथड अलग फॉर्मूले से अप्लाई होता है और कैपेसिटर में अलग फॉर्मूला। अब ये दोनों फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको। तो रेजिस्टर और कैपेसिटर में ये स्टार डेल्टा के फॉर्मूले याद रखने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं लेट्स से ये जो गिवन सी बी ये वाले टर्मिनल के क्रॉस में कैपेसिटेंस देखना चाहता हूँ, तो इसके क्रॉस में कैपेसिटेंस कैसे देखूंगा, तो जो सी बी बनेगा ऊपर, अब सेम ऊपर जो आपका गिवन न्यूमरेटर है वो तो सेम ही रहेगा, वो तो वही रहेगा कि इन सब का जो जितने पॉसिबल पेयर्स उनका प्रोडक्ट कर दो। उसके बाद ये जो आपको बी नजर आ रहा है, इस बी के साथ जो 2 कैपेसिटर जुड़े थे इनको छोड़ के जो बच गया, तो ये जो बच गया दैट इज व्हाट, दैट इज C2। एंड फिर हमारे पास ये जो है गिवन C, ये आ गया C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 ओवर, तो ये C के साथ 2 कैपेसिटर जो जुड़े हैं इनको छोड़ के जो बच गया वो आपका डिवाइड हो। तो वो जो आपका गिवन स्टार डेल्टा मेथड जब आपने रेजिस्टर में लगाया था तो सब में नीचे डिनोमिनेटर सेम था, यहाँ पे सब में ऊपर न्यूमरेटर सेम है। वहां पे डिनोमिनेटर में आप R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे थे, यहाँ पे आप न्यूमरेटर में पॉसिबल पेयर्स का क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट। वहां पे आप ऊपर जो टर्मिनल के साथ जो 2 रेजिस्टर जुड़ी थी उनको मल्टीप्लाई कर देते थे, यहाँ पे आप क्या करते हो, 2 कैपेसिटर छोड़ के जो तीसरा वाला रह गया उसको नीचे डिवाइड कर देते। तो ये गिवन फॉर्मूला जो है ये याद रखना। हाँ जी ठीक है। 4 साइडेड फिगर जब भी आएगी तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि वहां पर हमें ना किरचॉफ्स लॉ ही अप्लाई करना पड़ेगा, वहां पर ये जो गिवन कंसेप्ट है वो नहीं लगे, ठीक है। मतलब ये हमेशा 3 साइडेड फिगर पे ही लगेगा। डेल्टा फिगर ना, डेल्टा फिगर हमेशा ट्रायंगल, ट्रायंगल को डेल्टा फिगर कहते हैं। जैसे ये देखो क्वेश्चन आ गया कि यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी, तो आपने ये कैपेसिटेंस निकालनी है क्रॉस ए बी। अब यहाँ पे भी देखो, अगर आप ए को हाई पोटेंशियल करते हो, बी को आप लो पोटेंशियल करते हो, तो यहाँ पर भी आप अगर नोटिस करो तो व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 2 रेजिस्टर्स का जो रेशियो है वो आपका सेम नहीं आ रहा, सिमेट्री भी नहीं लग रही, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाओगे तो ये और ये आपस में, और ये आपस में मिरर इमेज नहीं बनेंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाओगे तो ऐसे करने पे भी ये आपस में मिरर इमेजेस नहीं बनेंगी। तो यहाँ पे ना सिमेट्री का कंसेप्ट लग रहा है, ना ही यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं ये गिवन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को फोकस करूंगा। जब मैं ये ट्रायंगल को फोकस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए, ये हमारे पास ये कैपेसिटर आ गया सी। अब यहाँ पे इसको मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, तो एक कैपेसिटेंस ये बन गई, एक कैपेसिटेंस ये बन गई। तो ये जो हमारे पास गिवन अरेंजमेंट बना इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के टाइम हमने क्या कहा था कि प्रोडक्ट निकाल लो। तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया, 4C। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया, 2C स्केयर। पहले आ गया 4C स्केयर, फिर 2C स्केयर। फिर उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना आ गया, दैट इज 2C स्केयर। तो ये जो वैल्यू है कितनी आ गई, 8C स्केयर। तो यहाँ पर एक बन गया 8C स्केयर ओवर। अब जब मैं ये वाले टर्मिनल की बात कर रहा हूँ तो ये 2 कैपेसिटर छोड़ के जो बच गया वो वाला कैपेसिटर लिखना है। तो ये जो मेरी वैल्यू है ये 8C बन। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर नोटिस करूँ ये नीचे, तो इधर मेरे पास ये 8C स्केयर ओवर। अब ये टर्मिनल ले रहे हैं तो इस टर्मिनल के साथ 2 कैपेसिटर छोड़ के जो बच गया वो लिखना है, दैट इज 2C। तो ये आपके पास कितना बन गया, दैट इज 4C।
फिर ऐसे ही ये जो आपका टर्मिनल है, इस टर्मिनल आपने ये 2 कैपेसिटर्स को छोड़ के दूसरे को लिखना है, तो दैट इज 8 स्क्वायर ओवर 2c, तो दैट इज 4c। मेरे पास ये अब गिवन अरेंजमेंट बन गया। और इसमें भी देखो सेम वही है कि ये दोनों किस में आ गए, सीरीज, ये दोनों किस में आ गए, सीरीज, फिर ये पूरा अरेंजमेंट किस में आ गया, पैरेलल। तो ये जब सीरीज सॉल्व करेंगे तो ये सीरीज में मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पे मैं नोटिस करूंगा 1/c प्लस 1/8c इज इक्वल टू 8c, और ये ऊपर 9 आ गया। तो ये जो गिवन लाइन है, ये लाइन मेरी बन जाएगी 9, ये मेरी लाइन बन जाएगी 8c/9। तो ये ऊपर वाली लाइन जो है, ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये वाली, ये लाइन आपकी बन गई 8c/9। फिर उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट बनेगी ये वाली, इसको अगर मैंने स्टडी करना है, तो ये जो मेरा गिवन कैपेसिटेंस है ये 2c है, तो ये मेरे पास वैल्यू बन गई 1/2 ऑफ c प्लस 1/4c, तो ये 8c, जब 4c पे ही हो जाएगा काम, 4c 2 + 1 3। तो ये जो आपके पास गिवन वैल्यू बनी यहाँ वाली, ये आपके पास कितनी आ गई 4c/3। तो हमारे पास 4c/3। अच्छा, फिर ये दोनों आपस में अब क्या है, पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो आपके पास ये पैरेलल होके जो कैपेसिटेंस बनेगी, इन दोनों को ऐड कर दो, तो आपके पास कितना आ गया 8c/9 प्लस 4c/3। ये हमारे पास जो गिवन वैल्यू आई, दिस वैल्यू ऑन एडिंग will come out to be 12 + 8 20 c/9। तो ये जो वैल्यू आ गई, ये हमारे पास कितनी आ गई, दैट इज 20 c/9। और फिर आगे ये आपका अगला कैपेसिटर आ गया, ये कितना आ गया, दैट इज 4c। तो अब 1/इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 9/20c प्लस 1/4c। इसको अब आप एलसीएम ले लो, 9 + 5 14/20c। ये जो c इफेक्टिव आया वो आ गया 10c/7। तो ये हमारे पास गिवन आंसर आ गया। तो हमारा जो c इफेक्टिव आया वो ये बन। तो जब आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ यहाँ लगाने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ जी, ठीक है, क्लियर है ये। और ये ना फॉर्मूले किसी ऐसी जगह पे लिखना जहाँ पे ना आपको ये याद रहे, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको बुक्स में से सीधे नहीं मिलने वाले। फॉर्मूले इतने आसानी से नहीं मिलेंगे, बहुत रेयर किताबों में लिखे होते हैं, इसलिए इनको मतलब ना ऐसी जगह पे लिख के रखना कि इनको लर्न कर लो। हाँ जी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया किरचॉफ्स लॉ इन कैपेसिटेंसेस। तो हमने देखो अभी रेगुलर क्लास में किरचॉफ्स लॉ किया था रेजिस्टेंसेस के केस में। अब किरचॉफ्स लॉ में कैपेसिटर्स के केस में भी आएगा, कंपटीशन में, रेगुलर क्लास में नहीं आएगा। तो अब देखो मेरे पास ये एक गिवन कैपेसिटर है। अब ये जो मैं कैपेसिटर देख रहा हूँ, इस कैपेसिटर में मेरे पास ये एक अरेंजमेंट है, ये मेरा नेटवर्क मेरे को दिया हुआ है C1 C2 C3 C4 C5, और ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है V। अब आप यहाँ पे क्या नोटिस करोगे कि ये आपका जो गिवन दो प्लेट्स आप देख रहे हो, ये वाली, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो बैटरी का जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल से आप क्या नोटिस करोगे कि चार्ज जो है वो फ्लो करेगा, और वो फ्लो करके यहाँ के ऊपर और ये नीचे ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कब तक, जब तक ये वाली प्लेट और आपके पॉजिटिव पोटेंशियल दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है, इन तीनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं होता तब तक आपके पास चार्ज जो है वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर ये वाली जो प्लेट है और ये वाली जो प्लेट है, यहाँ पे Q1 और यहाँ पे ये Q2 चार्ज डेवलप हो गया।
अब ये जो Q1 है इसने यहाँ पे इंडक्शन कर दी। अब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे इंडक्शन नेगेटिव देख रहे हो, तो यहाँ पे नेगेटिव। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये देखो, ये सारा का सारा अरेंजमेंट, इस पूरे अरेंजमेंट को कहीं से भी चार्ज नहीं मिल रहा। ये वाली जो प्लेट आप देख रहे थे, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, इन दोनों प्लेट्स को बैटरी से चार्ज मिला। इन दोनों प्लेट्स को किससे चार्ज मिला? बैटरी से। पर अगर मैं ये वाली प्लेट्स को देखूं तो इसके इधर भी वैक्यूम है, इसके इधर भी वैक्यूम है, इस प्लेट के भी वैक्यूम है, तो ये प्लेट्स को कहीं से भी चार्ज नहीं मिल रहा। तो ये जो मैंने अभी बनाया है, इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ इंडक्शन होगी। इंडक्शन का मतलब अगर एक साइड पे नेगेटिव आ गया तो दूसरे साइड पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो आप क्या नोटिस करोगे? आप नोटिस करोगे कि यार यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो इधर और इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और लेट से इधर जो चार्ज है वो प्लस Q3 आ गया और इधर जो चार्ज है वो प्लस Q5 आ गया। मतलब अलग अलग चार्जेस है। बस हाँ, एक चीज जरूर है कि यहाँ पे ये जो माइनस Q1 है, यहाँ पे मैं क्या नोटिस करूंगा कि ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है, इस पूरे अरेंजमेंट में ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, इस प्लेट को मैंने कहा कि यहाँ पे मेरा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे मैंने कहा कि मेरा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मैंने कहा कि मेरा पॉजिटिव चार्ज है, मैंने कहा यहाँ पे कितना चार्ज है? माइनस Q1। मैंने यहाँ पे कितना चार्ज कह दिया? Q3। यहाँ पे कितना चार्ज कह दिया? Q5। अब यहाँ इंडक्शन हो रही है। इंडक्शन का मतलब पहले तो ये सब न्यूट्रल था, तो अभी भी ऐड करने पे क्या आंसर बनेगा? 0। क्यों 0? बिकॉज नेट चार्ज विल रिमेन कंजर्व। तो जैसे किरचॉफ का पहला लॉ था, करंट लॉ, याद है? करंट लॉ हमने क्या कहा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वहां लगता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट लॉ है जिसमें आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा रहे हो। इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हो कि माइनस Q1 प्लस Q3 प्लस Q5 क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। ये आपकी इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करके आंसर्स निकालने हैं। अब यहाँ पे इधर अगर मैं नीचे देखूं तो नीचे ये मेरे पास माइनस Q2 बन जाएगा। अब ये जो माइनस Q2 है, अब देखो ये पॉजिटिव प्लेट है, तो इस पॉजिटिव प्लेट के क्रॉस इधर जो चार्ज आएगा वो क्या आ जाएगा? माइनस। और चार्ज हमेशा कैपेसिटर में इक्वल एंड ऑपोजिट आता है, प्लस माइनस इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज आया वो प्लस Q5 है, तो इधर जो चार्ज आएगा वो आप कितना देखोगे? माइनस Q5। अच्छा, अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो जैसे पीछे मैंने कहा था, यहाँ पे भी देखो ये तीनों प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई हैं और इनको भी कहीं से चार्ज नहीं मिल रहा, क्योंकि इनके भी तीनों साइड पे क्या है? नॉन कंडक्टिंग मीडियम्स। तो इनको भी बैटरी से तो कुछ मिल ही नहीं रहा, इनमें भी सिर्फ क्या हो रही है? इंडक्शन। तो अगर ये दो प्लेट्स नेगेटिव है, जैसे अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ, ये वाली प्लेट, फिर ये वाली प्लेट, फिर ये वाली प्लेट, और मैं कह रहा हूँ कि ये नेगेटिव प्लेट है, मैं कह रहा हूँ ये भी नेगेटिव प्लेट है, और मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि इधर कितना चार्ज है? माइनस Q5, इधर कितना चार्ज है? माइनस Q2। तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या चार्ज आना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। और वो जो पॉजिटिव चार्ज है उसको मैंने प्लस Q4 कह दिया, और इस चार्ज को मैंने प्लस Q4 कह दिया, तो ये प्लस Q4 आ गया। और यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करो तो माइनस Q2 माइनस Q5 प्लस Q4, इन सबको ऐड करके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो मेरा आंसर 0 आएगा। तो आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? इंडक्शन का कंसेप्ट लगा रहा हूं कि ये जो प्लेट्स हैं इनको बाहर से कहीं से भी चार्ज नहीं मिल रहा, तो नेट चार्ज इनका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप क्या नोटिस करोगे कि ये आपका पॉजिटिव है, तो ये ऑपोजिट साइड पे नेगेटिव इंडक्शन हो जाएगी। ये आपका पॉजिटिव है तो इधर ऑपोजिट साइड पे नेगेटिव। और अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो इधर आ जाएगा प्लस Q3, इधर आ जाएगा प्लस Q4, और ये प्लस Q3 और प्लस Q4 ये बैटरी के पास जाएंगे। और जब ये बैटरी के पास जाएंगे तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि बैटरी के पास जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? Q3 प्लस
Q4, और यहां से बैटरी ने जो चार्ज दिया था वो क्या था, Q1 प्लस Q2। और हमने क्या कहा था कि बैटरी से जो चार्ज आता है और जो रिसीव करता है दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो कि ये जो आप सर्किट देख रहे हो, इस सर्किट में Q1 और Q2 जो बैटरी के पॉजिटिव एंड से निकल रहा है, एंड Q3 एंड Q4 जो उसके नेगेटिव एंड पे रिसीव हो रहा है, इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो मेरे पास ये तीन इक्वेशंस बन गई कि बैटरी के पॉजिटिव एंड से जितना चार्ज निकलेगा, नेगेटिव एंड पे उतना ही चार्ज रिसीव होगा। तो जितना चार्ज पॉजिटिव एंड से निकलेगा, नेगेटिव एंड पे उतना ही चार्ज रिसीव होगा। तो ये मेरे पास तीन इक्वेशंस बन गई। दो पे मैंने इंडक्शन लगाई है और तीसरे पे मैंने बैटरी से जो चार्ज का सप्लाई है उसको स्टडी किया कि बैटरी के पॉजिटिव एंड से जो चार्ज सर्किट को मिलेगा और नेगेटिव एंड पे जो बैटरी सर्किट से रिसीव करेगा, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। हाँ जी, क्लियर है ये? अब यहाँ पे एक चीज है, जब आपने ये सब कुछ किया तो ये वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये सब तो ऐसे ही रहेंगे। हाँ, ये जो आप देख रहे हो फिफ्थ कैपेसिटर, इसमें उल्टा भी हो सकता था। ऊपर वाला जो प्लेट है वो नेगेटिव हो सकता था, नीचे वाला प्लेट पॉजिटिव हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था। इट कुड हैव बीन, ऐसे भी हो सकता था कि ऊपर वाली प्लेट क्या हो जाती नेगेटिव और नीचे वाली प्लेट क्या हो जाती पॉजिटिव। क्योंकि इंडक्शन में देखो, इंडक्शन में तीन प्लेट्स हैं, तो तीन में से देखो, तीन में से एक नेगेटिव दो पॉजिटिव, ये देखो ये दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो ये जो मैंने किया है ये चीज ऊपर भी हो सकती है और जो ऊपर वाली चीज है वो नीचे भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, इसमें ये जो मैं फिफ्थ कैपेसिटर देख रहा हूं, इस फिफ्थ कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज की पोलैरिटी है प्लेट्स पे, वो ऑपोजिट भी हो सकती थी। अगर वो ऑपोजिट हुई सपोज, तो अपने आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करने पे मेरा जो Q5 है वो माइनस में आ जाएगा। अगर Q5 माइनस में आ गया तो इसका मतलब जिसको मैं प्लस मान रहा हूं Q5 वाली प्लेट को, वो माइनस है, जिसको मैं माइनस मान रहा हूं वो क्या है, प्लस है। तो ये बात समझ में आ गई क्या कह रहे हैं, कि अगर कभी बाय चांस आपने पोलैरिटीज ऑपोजिट ली हैं, क्योंकि आपको नहीं आइडिया कि दोनों में से कौन सा वाला प्लस है कौन सा माइनस है, तो अगर वो पोलैरिटीज ऑपोजिट ली होंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो Q है वो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जिस प्लेट को आप पॉजिटिव मान रहे हो वो नेगेटिव है और जिसको नेगेटिव मान रहे हो वो पॉजिटिव। तो ये मैंने यहाँ पर जो लगाया वो क्या लगाया है, चार्ज का लॉ, फर्स्ट लॉ लगाया है। जैसे रेजिस्टर्स में वो करंट लॉ है, यहाँ पे ये चार्ज लॉ है। और दोनों ही केस में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कर रहे हैं। अब मैं सेकंड केस पे आऊंगा। अब सेकंड केस में देखो क्या है, ये आपके पास कैपेसिटर्स है C1, C2, C3, C4, C5। यहाँ पे ये वाली प्लेट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसको आपने प्लेट को प्लस माना है, माइनस, ये पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे जो आपका चार्ज है वो Q1 है, यहाँ पे जो चार्ज आप ले रहे हो वो Q2 है, यहाँ पे जो आपने चार्ज कंसिडर किया Q3, यहाँ पे जो चार्ज कंसिडर किया Q4, यहाँ पे जो चार्ज कंसिडर किया वो Q5। और ये आपका गिवन बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये पॉइंट्स को नाम दे दिया। ये मेरा जो पॉइंट है ये आ गया A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। मैंने ऐसे ये गिवन टर्मिनल्स को नाम दे दिया। अब मैं यहाँ पे लूप लॉ लगाऊंगा, सेकंड लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाऊंगा। और लूप लॉ क्या था कि अगर आप एक गिवन लूप में मूव करते हो तो उस लूप में जितने भी आपके एलिमेंट्स आएंगे उनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, सम करके पूरे लूप के लिए जीरो है। तो अगर मैं यहाँ पे लेटर से जो लूप है वो ले लेता हूँ, लूप A B C G F A। अगर मैं ये वाला लूप लेता हूँ, ये वाला A से स्टार्ट होकर मैं दोबारा A पे आ गया,
अगर मैं ये वाला लूप ले रहा हूँ, ए से स्टार्ट होके ये मैं ए से स्टार्ट होके दोबारा मैं यहाँ पे ए पे आ गया, तो देखो मैं ए टू बी तो कोई एलिमेंट है नहीं, बी टू सी जा रहा हूँ। तो जब बी टू सी जा रहा हूँ तो मैं देखो कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। और जब मैं पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट जाऊंगा तो मेरा जो गिवन पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या आएगा, नेगेटिव, बिकॉज आप हाई से कहाँ जा रहे हो, लो। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, माइनस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा, क्यू बाई सी, क्यू बाई सी, क्यू वन बाई सी वन। फिर मैं आगे जा रहा हूं, तो मेरा अब नेक्स्ट ये मेरा पाथ है। तो जब मैं ये जा रहा हूँ पाथ, तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि आई एम गोइंग अगेन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आप लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो फिर क्या आ गया, माइनस क्यू फाइव बाई सी फाइव। और फिर इसके बाद आप फिर दोबारा ये जा रहे हो, अब कैसे जा रहे हो, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो तो ये क्या आ गया, प्लस Q2 ओवर C2। और फिर आप कहाँ पर आ गए, आप A पे आ गए। तो जहां से शुरू हुए थे दोबारा वहीं आ गए। तो आपका ये सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। हाँ जी, ठीक है जी, क्लियर है ये। तो ये इस तरीके से आप लूप्स बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये लूप ले लिया, मैंने लूप ले लिया, लूप ए बी सी डी ई आई जे ए। तो मैं ये लूप ले रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ए बी सी डी ई आई जे, और फिर मैं कहाँ आ गया, ए पे आ गया। तो ये मेरा लूप है। तो देखो अगर आप इस लूप में मूव कर रहे हो तो आप यहाँ पर ए से बी गए, कुछ भी नहीं है, फिर आप बी से सी आए, तो यहाँ पे देखो बी टू सी, अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो, तो माइनस क्यू वन ओवर सी वन। फिर आप उसके बाद मूव कर रहे हो फ्रॉम टी टू डी, तो अगेन आप प्लस टू माइनस जा रहे हो, तो ये आ गया माइनस क्यू थ्री ओवर सी थ्री। फिर उसके बाद आप मूव कर रहे हो इस सर्किट में डी टू ई, और ये डी टू ई मूव करने के बाद फिर आप ये आई, और फिर आप ये बैटरी। तो जब आप बैटरी के क्रॉस जाओगे, तो अगर आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाओगे तो नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अब आप हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो ये क्या आ गया, प्लस बी। और ये प्लस बी होने के बाद फिर दोबारा आप पॉइंट ए पे आ गए, तो ये आपका जो आंसर आया ये क्या आ गया, 0। तो ये हमारा लूप लॉ, ऐसे आप लूप लॉ लगाओगे। और ये लूप लॉ लगाने के बाद बेसिकली क्या होगा, आप ऐसे इक्वेशंस बना रहे हो। जब आप ये इक्वेशंस बना रहे हो तो आपके पास जैसे यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, 5 वेरिएबल्स हैं। 5 इक्वेशन बना लो, तो आपके पास ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएगा। बस इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, 5 इक्वेशन बना के 5 इक्वेशन सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। अगेन अब हमें पेपर में, वैसे तो हमने कॉम्पिटिशन्स में किरचॉफ्स लॉ जो है ना वो लगाना तो है, पर वो हम छोटे छोटे पार्ट्स में लगाएंगे। मतलब वहां पे हम जब किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि बहुत लंबा क्वेश्चन ना बने, पर हमने ये बातें याद रखनी है कि इंडक्शन कैसे होती है, और ये जो लूप बनता है वो कैसे बनता है, वोल्टेज लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। तो अब एक दो क्वेश्चंस करते हैं जहां पे हम ये वाली गिवन चीज को लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। अब देखो क्वेश्चन आ गया, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। मैंने ये सारे जो कैपेसिटर्स नजर आ रहे हैं इनके ऊपर चार्ज निकालना है। फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो आपके पास ये कैपेसिटर्स हैं, आप इनके ऊपर चार्ज जो है वो निकालना चाहते हो। अब देखो जब आप ना ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम आप ना एक बात याद रखोगे कि यार किरचॉफ्स लॉ लगाना तो है, पर कोशिश करनी है कि ना मतलब मेरी इक्वेशंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो। उसका एक बेस्ट तरीका क्या होता है कि ऐसे सर्किट्स में पोटेंशियल डिफरेंस जब आप लेते हो तो आप किसी एक पर्टिकुलर जगह का पोटेंशियल 0 मान सकते हो। अच्छा, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर जगह का पोटेंशियल 0 मान लूंगा
तो 0 मान के अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो वहां पे वो जो चार्जेस की वैल्यू आ रही है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैं अगर कहीं पे भी 0 पोटेंशियल मान के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो चार्जेस की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा तो उस पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ तब पड़ेगा अगर आपको एग्जामिनर कहेगा कि ये एक पॉइंट ए है, इस सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल निकालो। मतलब अगर सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो फिर आप अपनी तरीके से अपने आप किसी जगह को 0 वोल्ट नहीं मान सकते। मतलब आप किसी एक जगह को 0 वोल्ट तब नहीं मानोगे अगर आपने किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना। लेकिन अगर आपने चार्ज निकालना है या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है या आपने गिवन क्वेश्चन के अंदर आपको वो कह रहा है इफेक्टिव कैपेसिटेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो, मतलब ऐसी चीजें निकालनी है, तो आप अपनी तरफ से किसी एक जगह को 0 वोल्ट मान सकते हो। जैसे अगर मैं इस गिवन क्वेश्चन को देखूं तो मेरे को ये कनेक्टिंग वायर नजर आ रही है। देखो ये कनेक्टिंग वायर और मेरे को क्या नजर आ रहा है कि ये वायर तीनों लाइंस के साथ जुड़ी हुई है और रास्ते में कोई एलिमेंट नहीं आया। तो अगर मैं यहां पर ये मान के चलूं कि यार इस जगह को मैं 0 वोल्ट मान लेता हूं, अगर मैं इस जगह को 0 वोल्ट मानूंगा तो देखो ये वाली जगह मेरी 0 वोल्ट होगी। और अगर ये 0 वोल्ट होगी तो ये जो आपका बैटरी है ये कितने पोटेंशियल डिफरेंस का है? 10 वोल्ट। तो अगर आप कहते हो कि यार ये वाली जगह 0 वोल्ट है तो फिर ये वाली जगह क्या बनेगी? 10 वोल्ट। क्यों 10 वोल्ट? क्योंकि आपने आपको ये जो दिया हुआ है ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया हुआ है वो पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपने क्या नोटिस किया कि ये वाला जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल कितना बन गया? 10 वोल्ट बन गया। तो कहने का मतलब कि ये 0 मानोगे तो ये 10 बन जाएगा। ठीक है, 0 मानोगे तो 10 बन जाएगा। तो अगर कभी एग्जामिनर ने कहा कि इस जगह का पोटेंशियल निकालो तो आप इसको 0 नहीं मान सकते क्योंकि उस जगह का पोटेंशियल निकालना है। तो आप उसको 0 कैसे मानोगे? क्योंकि अगर आप इसको 2 मान लोगे, अगर आप इसको 2 मान लोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 वोल्ट। वो तो आप जो मानोगे उसके हिसाब से हो जाएगा। तो ये काम आप कब नहीं करोगे? ये काम आप तब नहीं करोगे जब एग्जामिनर आपको एक जगह का पोटेंशियल निकालने को कहेगा। हाँ, अगर पोटेंशियल निकालने को नहीं कहा, बाकी का है, बाकी क्या है कि चार्ज निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। देखो डिफरेंस तो अभी भी 10 बन रहा है, डिफरेंस अभी भी क्या बन रहा है? 10। तो ना डिफरेंस पे फर्क पड़ेगा, ना चार्ज पे फर्क पड़ेगा और ना ही वो फर्क पड़ेगा आपके इक्विवेलेंट सर्किट पे। तो अब मैंने देखो यहां पर इसको 0 वोल्ट माना, तो आप बता सकते हो कि ये साइड, तो ये देखो ये जो आपके पास 25 वोल्ट है ना, तो 25 वोल्ट में आपने इस जगह को 0 वोल्ट मान लिया। ठीक है, 0 क्यों माना? क्योंकि ये देखो ये आपका पॉइंट, ये देखो ये जुड़ा हुआ है। अगर ये 0 वोल्ट मान लिया तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 25। तो अगर डिफरेंस 25 आ रहा है तो ये जो वैल्यू आपके पास आएगी यहाँ पे इस जगह पे वो क्या बनेगी? -25। वाई -25? क्योंकि अगर मैं इसको x मान लूं तो 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 वोल्ट, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 0 और x दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा? 25। तो अगर लो पोटेंशियल को 0 मानोगे तो हाई वाला प्लस में आ जाएगा, अगर हाई वाले को 0 मानोगे तो जो लो वाला है वो माइनस में आ जाएगा। तो मैं मेरे पास जैसे ये बैटरी का पोटेंशियल मेरे को ये दिया हुआ है कि ये बैटरी 10 वोल्ट की है, तो अगर मैं इसको 0 वोल्ट मानूंगा तो ये क्या बन जाएगा? -10। और अगर मैं इसको 0 मानूंगा तो ये क्या बन जाएगा? +10। डिफरेंस 10 आना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये याद रखना है कि डिफरेंस 10 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 0 वोल्ट ले रहा हूँ, ये वाली साइड को 0 वोल्ट ले रहा हूँ, तो मेरा ये वाला जो टर्मिनल है इसका जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल अब कितना बन जाएगा? दैट पोटेंशियल विल बी -25 वोल्ट। हाँ जी ठीक है, -25 वोल्ट। अच्छा ऐसे ही बता सकते हो यहाँ पर देखो ये साइड क्या होगी? 0 वोल्ट। तो ये ऊपर वाली साइड क्या बनेगी? बोलो। 30 वोल्ट। हाँ जी ठीक है। अच्छा अब मेरे पास ये 30 वोल्ट आ गई, तो मैंने यहाँ पर ये पॉइंट का पोटेंशियल मेरे को नहीं पता, इसको मैंने x वोल्ट माना।
अब अगर आप नोटिस करो तो देखो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10 माइनस एक्स, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया x माइनस 30, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपके पास हो गया x माइनस 25, x माइनस माइनस 25। तो आप अगर ध्यान से नोटिस करो, अगर आपको x पता चल गया ना, तो आपको ये तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। अगर तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया तो चार्ज पता लग गया। क्यों? क्योंकि q इज इक्वल टू cv। फिर व्हाट इज v? v इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो अब मैंने ये x निकालना है। अब x निकालूंगा कैसे? तो मैंने कहा यार ये जो मेरी बैटरी है इससे इसको चार्ज मिल गया, ये बैटरी पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव है तो इसको चार्ज मिल गया प्लस Q1, तो यहाँ पे जो चार्ज आया वो क्या हो गया? माइनस Q1। मैंने कहा यार ये मेरी बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव इस प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैंने कहा अगर पॉजिटिव इस प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है तो ये हो गया प्लस Q2, और ये जो आपका चार्ज हो गया ये हो गया माइनस Q2। और फिर मैंने कहा कि यार ये जो मेरी प्लेट है देखो, ये इंडक्शन हो रही है, देखो ये तीनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो अगर ये तीनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हैं तो बैटरी से कुछ मिल नहीं रहा, इंडक्शन हो रही है। तो अगर इंडक्शन हो रही है तो अगर ये दो प्लेट्स मेरी नेगेटिव है तो ये जो तीसरी प्लेट है इसको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, ये तो पॉजिटिव ही बनेगी। तो इसको मैंने कह दिया प्लस Q3, तो ये मेरे पास आ गया माइनस Q3। और माइनस ये देखो, ये बैटरी से इसको नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, ये वाली इसको बैटरी से नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूं तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा? मैं ऑब्जर्व करूंगा कि यार ये जो गिवन मेरे पास तीन प्लेट्स हैं, ये वाली तीन प्लेट्स, इनमें इंडक्शन हो रही है, इनको बैटरी से कुछ नहीं मिल रहा। अगर इनको बैटरी से कुछ नहीं मिल रहा, इनमें इंडक्शन हो रही है, तो ये आ गया माइनस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या नोटिस किया कि ये जो Q3 है इसकी वैल्यू क्या बन गई? Q1 प्लस Q2। पता लग रहा है क्या कर रहे हैं? ठीक है। अब देखो, अगर मेरे को एग्जामिनर कहता है ये Q3 निकालो, तो आपको पता है कि व्हाट इज Q इज इक्वल टू CV। तो अगर मेरे को कोई कहता है कि यार ये यहाँ पे Q3 निकालो, अगर मैंने यहाँ पे ये Q3 निकालना है तो Q3 इज इक्वल टू C। तो यहाँ पे C कितना है? 2। और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस? X माइनस ऑफ माइनस 25। तो माइनस ऑफ माइनस 25 क्या हो गया? प्लस 25 इज इक्वल टू, मेरे को यहाँ पे Q1 निकालना है। तो Q1 कैसे निकालूंगा? Q1 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कैपेसिटेंस कितनी है? 1। और ये Q1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 माइनस एक्स। पता लग रहा है मैं क्या कर रहा हूं? तो मैंने किरचॉफ्स लॉ लगाया, पर मैंने इस तरीके से लगाया कि कंपटीशन के अंदर ना मेरी इक्वेशंस लंबी ना हो। अगर मैं ये 0 वोल्ट ना करता ना, फिर लंबा काम बनना था। पर मैंने 0 वोल्ट करने से मेरे को पता है क्या हुआ? 0 वोल्ट करने से मेरे को फायदा हुआ कि मेरे को यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल पता लग गया। और फिर अब मेरे को सिर्फ एक पोटेंशियल निकालना है। अगर एक पोटेंशियल निकाल लूं तो मैं पूरे सर्किट में हर जगह चार्ज निकाल सकता हूँ, मेरे चार्ज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब मेरे पास तीसरा Q2 रह गया। अब Q2 कैसे निकालेंगे? तो ये देखो, ये आपके पास, तो आपका जो Q2 आएगा इसको कैसे निकालोगे? ये आपके पास आ गया कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस लेना है ना, तो पहले किसको लेना है? जो पॉजिटिव प्लेट है। पोटेंशियल डिफरेंस इज हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, एंड हाई पोटेंशियल इज ऑफ पॉजिटिव प्लेट। तो देखो आपने किसको प्लस रखा हुआ है? 30 वोल्ट को, ठीक है ना? तो 30 वोल्ट, तो ये आएगा 30 माइनस एक्स, क्योंकि आगे आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि सर एक्स माइनस 30 नहीं लिखेंगे, एक्स माइनस 30 तब लिखते अगर ये वाली प्लेट क्या होती? पॉजिटिव, और ये वाली प्लेट क्या होती? नेगेटिव। पर आपने जब चार्ज को फ्लो करवाया है तो आपने कैसे फ्लो कराया? आपने कहा यहां से ये वाली प्लेट पॉजिटिव है, और फिर आपने ऑब्वियसली अगर ये प्लेट पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगी? नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है कि कैपेसिटर के अंदर एक प्लेट प्लस होता है, दूसरी प्लेट माइनस होती है। इंडक्शन का कंसेप्ट होता है। तो अब यहां पे देखो, सॉल्व कर लो, देखो x की वैल्यू कितनी आई? तो आपके पास जो x आया वो कितना आ गया? दैट इज 4 वोल्ट। तो आपने ये x सॉल्व कर लिया, ये x 4 वोल्ट आ गया। हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा, अगर 4 वोल्ट आ गया तो बेटा देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4 वोल्ट आ गया तो यहाँ पे ये 4 है, तो 10 माइनस 4, यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया? 6 वोल्ट। अच्छा, यहाँ पे 30 माइनस 4,
तो ये कितना आ गया आपके पास 26 वोल्ट, और यहाँ पे आपके पास ये 4 वोल्ट है और ये -25 है, तो यहाँ पे आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना आ गया, दैट इज 29 वोल्ट। आगे, हाँ जी ठीक है, 4 माइनस ऑफ -25, तो आपके पास वो जो है वो कितना आ गया, दैट इज 29 वोल्ट। हाँ जी आ गया 29 वोल्ट। तो अब हो गया सॉल्व। क्वेश्चन था कि आपने इन कैपेसिटर्स, ये C1 हो गया कैपेसिटर, लेटर से ये C2 हो गया, लेटर से ये C3 हो गया, तो आपका जो पहला C1 कैपेसिटर है इसके क्रॉस जो आपका चार्ज Q1 है वो कितना हो गया, दैट इज Q इंटू Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो 1 इंटू 6 तो कितना आ गया 6 माइक्रोकूलम। सेकेंड के क्रॉस चार्ज निकालना है, तो वो आपके पास कितना आ गया, दैट इज 2 इंटू 26, दैट इज 52 माइक्रोकूलम। थर्ड के क्रॉस चार्ज निकालना है, हाँ जी कितना आ गया, दैट इज 2 इंटू 29, दैट इज 58 माइक्रोकूलम। तो ये हमारे पास गिवन चार्जेस आ गए। तो देखो ये समझ में आया मैंने चार्जेस कैसे फाइंड आउट किए। हाँ जी क्लियर है ये, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, मतलब ये आपने याद रखना है कि हमने किरचॉफ्स लॉ लगाना है, पर लगाने के टाइम ना अगर मेरे को कहीं पे 0 वोल्ट करने से इजी लगता है तो मैं वो 0 वोल्ट कर सकता हूँ। तो आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ऐसे 0 वोल्ट करके करो, पर अगेन 0 वोल्ट वाला कंसेप्ट कंपटीशन में रखो, क्योंकि उसमें एक बात याद रखनी कि आप किसी भी जगह को 0 वोल्ट कर दो तो आपका चार्ज या आपका जो गिवन पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सिर्फ कब नहीं करना 0 वोल्ट, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में पूछा कि एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, फिर नहीं करना। हाँ जी ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप जरा खुद ट्राई करके देखो। अगर मैं देखो यहाँ पे 0 वोल्ट मान लूं, तो मेरे पास ये देखो 0 वोल्ट, ये सारे 0 वोल्ट हो गए। और अगर ये 0 वोल्ट हो गया तो यहाँ पे देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2, तो इधर कितना पोटेंशियल डिफरेंस बन गया 2 वोल्ट। और ये जो आपका डिफरेंस है ये कितना है 6, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल आ गया 6 वोल्ट। तो अगर मैं नोटिस करूँ, देखो ये भी मेरे टर्मिनल, तो ये भी 2 वोल्ट, यहाँ पे भी कितना आ गया 2 वोल्ट। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि मेरा जो C1 है इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा कितना मिलेगा 6 माइनस 2, दैट इज 4 वोल्ट। तो इसको 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिल। और अगर मैं C3 को देखूं तो C3 को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, दैट इज 2 वोल्ट। तो C3 को पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट मिल। मेरे पास यहाँ पर C1 के क्रॉस अगर मैंने 4 निकालना है तो Q इजिकल टू CV, तो मेरे पास Q इजिकल टू CV, तो C मेरे को कितना दिया हुआ है 12, तो ये आ गया 12 इंटू 4, दैट इज 48 माइक्रो कूलम। और अगर मैंने यहाँ पे C3 के क्रॉस निकालना है तो C3 के क्रॉस जो मेरा चार्ज होगा वो होगा 4 इंटू 2, दैट इज 8 माइक्रो कूलम। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हाँ जी ठीक है जी, हो जाएगा। क्लियर है कैसे करना है। तो अब ये क्वेश्चन आ गया दैट फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी क्यू। तो हमने ये पी क्यू के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पी क्यू। तो ये आपका पॉइंट पी है और ये आपका पॉइंट क्यू है। तो हमने बेसिकली ये जो गिवन कैपेसिटर है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। अब देखो अगर तो ये वाला कैपेसिटर मेरे को 4C दिया होता, अगर ऐसे दिया होता 4C, तो फिर मैं यहाँ पर क्या करता, मैं पहले इन दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस की रेशो देख लेता, C बाय ट्वाइस ऑफ C, फिर इन दोनों की रेशो देख लेता ट्वाइस ऑफ C ओवर 4C, और मैं क्या नोटिस करता कि दोनों की रेशो क्या आ रही है सेम। अगर दोनों की रेशो सेम आ रही होती तो फिर उस केस में मैं फिर क्या कहता कि ये दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या है
सेम है और मेरा ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0। कब, अगर ये वाला कैपेसिटर मेरे को कितना दिया होता, 4C करके दिया होता, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज लग जाना था। फिर क्या लगना था, व्हीटस्टोन ब्रिज। पर अब जो क्वेश्चन है उसमें यहां पर देखो, ये यहां पर अगर आप नोटिस करो तो ये C है। तो ये क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन चलो आपको वैसा भी आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लग रहा होगा, तो वहां पे वो दोनों जगह का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे निकालना है VP माइनस PQ। तो मैं अब यहाँ पे VP माइनस VQ करूंगा कैसे, तो ये है C ट्वाइस ऑफ C, ट्वाइस ऑफ C, C ट्वाइस ऑफ C, 14 वोल्ट। तो मैं पहले तो यहाँ से चार्ज फ्लो कराऊंगा, तो लेट अस से इधर चार्ज आ गया प्लस Q1, इधर चार्ज आ गया प्लस Q2, तो यहाँ पे आपका चार्ज आ गया माइनस Q1 माइनस Q2। अब यहाँ पे मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि इंडक्शन होगी। अगर यहाँ पे इंडक्शन होगी तो मैंने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पे जो चार्ज है और यहाँ पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव, तो इसको मैंने कह दिया प्लस Q3, इसको मैंने कह दिया प्लस Q5। ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और ये जो प्लेट है यहाँ पे भी इंडक्शन होगी, ये वाली जगह पे इंडक्शन होगी। तो अगर ये दोनों माइनस माइनस हैं तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो आएगा प्लस, तो आपने इसको प्लस Q4 कह दिया। ये आपके पास जो गिवन प्लेट है ये माइनस Q4 आ गया। मैंने क्या नोटिस किया कि यहाँ पर जो चार्ज आ रहा है ये मेरा Q1 प्लस Q2 चार्ज आ रहा है, इधर जो चार्ज आ रहा है वो Q3 प्लस Q4 आ रहा है। तो इसका मतलब Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4। तो मेरे पास ये गिवन चार्जेस की वैल्यू आ गई। हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने लेटर से ये जो गिवन पॉइंट है, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, इसको मैंने 0 वोल्ट मान लिया। मतलब मैंने ये नेगेटिव टर्मिनल को क्या मान लिया, 0 वोल्ट। तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या हो जाएगा, प्लस 14। तो मेरे पास ये जो जगह है, ये जगह को मैंने 0 वोल्ट ले लिया। तो ये जो जगह है ये मेरे पास 14 वोल्ट होगी। और क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q है, और क्वेश्चन कह रहा था आपने VP माइनस PQ निकालना है, क्वेश्चन ये कह रहा था। तो मैंने क्या नोटिस किया, मैंने नोटिस किया कि ये जो मेरा पॉइंट है ये VP हो गया, ये भी VP हो गया, ये भी VP हो गया, ये वाला पॉइंट मेरा VQ, ये भी VQ, और ये भी VQ। और ये वाला जो प्लेट है ये मेरी 14 वोल्ट है, और ये वाली प्लेट भी मेरी 14 वोल्ट है, ये वाली प्लेट मेरी 0 वोल्ट है, ये वाली प्लेट मेरी 0 वोल्ट है। और अगर मैं अब लेटेस से यहाँ पर ये गिवन 3 प्लेट्स को उठाऊं, अगर मैं ये वाली 3 प्लेट्स को उठाऊं, तो इन 3 प्लेट्स में मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि माइनस Q1 प्लस Q3 प्लस Q5 क्या आएगा, 0 आएगा। एंड Q जो होता है वो होता है CV। Q की वैल्यू क्या होती है, C इंटू V। तो Q1 की अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे इस Q1 को देखूं, तो ये जो Q1 आप देख रहे हो, इस Q1 के क्रॉस आपका चार्ज CV क्या बनेगा, कैपेसिटेंस C है, वो आपको दी हुई है C, और पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा 14 माइनस VP, ये पॉजिटिव माइनस नेगेटिव 14 माइनस VP। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये Q3 उठाऊं, तो ये जो Q3 है इसको अगर मैं नोटिस करूं तो यहाँ पे मेरे पास आ गया प्लस। अब Q3 क्या बना, ट्वाइस ऑफ C, क्योंकि ये कैपेसिटेंस 2C है, ट्वाइस ऑफ C,
इनटू वीपी माइनस जीरो। हाँ जी, वीपी माइनस जीरो क्या बन गया? वीपी, वीपी माइनस जीरो बन गया वीपी। और फिर अगर मैं यहाँ पर ये जो गिवन Q5 उठाऊं तो मेरे पास ये जो Q5 है इसकी वैल्यू क्या बनी? दैट इज प्लस ट्वाइस ऑफ सी, क्योंकि ये ट्वाइस ऑफ सी, इनटू Vp माइनस PQ, और ये सारी टर्म क्या बन जाएगी? जीरो बन जाएगी। तो आप ब्रैकेट्स ओपन करो, ओपन करके यहाँ पे Vp और VQ का रिलेशन बनाओ, तो आपके पास ये रिलेशन आ गया 5 Vp माइनस ट्वाइस ऑफ VQ इज इक्वल टू 14। ये आपके पास सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ गई। हाँ जी, पता लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने यहाँ पे Vp और VQ का ऐसे रिलेशन बना लिया ऊपर इंडक्शन लगा के। सेम अब वही वाला काम मैं नीचे वाली 3 प्लेट्स पे करूंगा। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, अब ये अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया? माइनस Q2, फिर माइनस Q5 प्लस Q4 इज जीरो। तो माइनस Q2, तो पहले आ गया माइनस, फिर Q2 की वैल्यू निकाल लो, तो Q2 आपके पास आ गया C इनटू पोटेंशियल डिफरेंस 14 माइनस Q, फिर आ गया माइनस Q5, तो माइनस Q5 क्या है? दैट इज ट्वाइस ऑफ C इनटू Vp माइनस PQ। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस लेना है तो पॉजिटिव प्लेट माइनस नेगेटिव प्लेट, और फिर मेरे पास आ गया प्लस Q4, तो Q4 आपके पास आ गया C इंटू PQ माइनस जीरो, और ये सारी टर्म क्या बन गई आपके पास? जीरो आ गई। तो ये सारी टर्म आपके पास जीरो आ गई। तो अगर इसको भी सॉल्व करते हैं तो इसको देखो, सॉल्व करने पे ये जो वैल्यू बनेगी ये आपके पास आ गया माइनस ट्वाइस ऑफ Vp प्लस 5 VQ इज इक्वल टू 28। हाँ जी, ठीक है जी। अब इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो, मतलब एक को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो जब सॉल्व करोगे तो आपके पास जो Vp की वैल्यू है दैट विल कम आउट टू बी 6 वोल्ट, एंड जो VQ आएगा दैट विल कम आउट टू बी माइनस 8 वोल्ट, और दैट विल कम आउट टू बी प्लस 8 वोल्ट। तो दोनों को सॉल्व किया तो एक कितना आ गया? 6, एक कितना आ गया? 8। और डिफरेंस जो आया, क्वेश्चन था Vp क्यों निकालो, तो जो डिफरेंस आया वो हमारे पास कितना आ गया? 2 वोल्ट। तो हमारा जो डिफरेंस आया वो कितना आ गया? 2 वोल्ट। पर ये 2 में आप क्या नोटिस करोगे? माइनस, माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब है कि ऊपर वाला पॉइंट P लो पोटेंशियल है, नीचे वाला Q हाई पोटेंशियल है। मतलब कि आपने जैसे यहाँ पर ये माना है कि ये वाली जो प्लेट है इसमें अपर प्लेट पॉजिटिव है, लोअर प्लेट नेगेटिव है, तो एक्चुअली अपर प्लेट क्या है? नेगेटिव है, और लोअर प्लेट क्या है? पॉजिटिव। तो आपका यहाँ पर ये अगर आप Q5 निकालोगे, सपोज जो आपने नहीं निकालना, पर अगर निकालोगे तो उसका आंसर प्लस की जगह क्या आएगा? माइनस आएगा। तो ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव है, नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव है, और यहां से आपने ये जो गिवन पोटेंशियल डिफरेंस है ये नोटिस किया कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? -2 वोल्ट आ गया। अब यहां पर जो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम ये जो मैंने 0 वोल्ट माना, ये वाला, इससे क्या हुआ कि मेरी सिर्फ 2 इक्वेशन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर मैं इसको 0 वोल्ट नहीं मानूंगा ना तो मेरे को 5 इक्वेशन लगानी पड़ेगी। 0 वोल्ट मानने से 2 इक्वेशंस में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एंड यहां पर अगर मेरे को एग्जामिनर कहता कि फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो ये वाला मैं कंसेप्ट नहीं लगा सकता था। क्यों? क्योंकि मैं 0 वोल्ट अगर किसी जगह को मानूंगा तो उसके अकॉर्डिंगली ये आंसर बन रहे हैं, ये आंसर उसके अकॉर्डिंगली बन रहे हैं। तो आपने अपनी तरफ से अगर किसी जगह को 0 वोल्ट मान लिया, एग्जामिनर ने कहा ही नहीं उसको 0 मानने के लिए, और आपने 0 मान लिया,
तो फिर जो भी पॉइंट के पोटेंशियल आ रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप इनका डिफरेंस निकालोगे, जैसे डिफरेंस, जैसे आपने जिसको 0 माना उसको 0 नहीं माना, तो ये 16 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, डिफरेंस अभी भी क्या आएगा? सेम आएगा। मतलब डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक जगह का पोटेंशियल अगर अपनी तरफ से एज्यूम करोगे तो बाकी पॉइंट्स के पोटेंशियल भी अकॉर्डिंगली क्या करेंगे? चेंज हो जाएंगे। मतलब एक जगह का पोटेंशियल अपनी तरफ से अगर कुछ भी मानोगे तो बाकी जगहों के पोटेंशियल उसके अकॉर्डिंगली आएंगे। डिफरेंस में फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज में फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका गिवन आंसर आ गया। लेकिन एक चीज है कि अगर कभी एग्जामिनर कहेगा ना कि एक गिवन पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, तो वो खुद पेपर में आपको किसी एक जगह का पोटेंशियल खुद भी देगा, क्योंकि एक जगह का पोटेंशियल मिला होगा तभी दूसरी जगह का निकाल पाओगे। क्योंकि हम ये जो फॉर्मूले लगाते हैं इनमें हम पोटेंशियल डिफरेंस को स्टडी करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक पॉइंट के पोटेंशियल को दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल से माइनस करके हम हमेशा अपने आंसर्स निकालते हैं, अक्रॉस अ रेजिस्टर, अक्रॉस अ कैपेसिटर, अक्रॉस अ सेल। तो इसलिए आपको हमेशा ये कंसेप्ट अब याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम। तो हो जाएगा, ये क्लियर है ये पॉइंट्स। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया कि 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं और हर कैपेसिटर का एरिया ए है और ये सारी प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है, और ये जो प्लेट्स हैं इनको आपने ये वाली बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये बैटरी दी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज ऑन प्लेट 1 एंड प्लेट 4 इज, तो आपने प्लेट 1 और प्लेट 4 पे चार्ज निकालना है, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ये जो प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है ये V है। ये हमें दिया हुआ है कि प्लेट्स का जो EMF है वो V है। तो यहाँ पे ये जो आपका जो आप EMF लगा रहे हो, ये जो सोर्स का EMF आपको दिया हुआ है वो V है। हाँ जी, बता सकते हो कैसे प्रोसीड करेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूंगा कि ये जो मेरा गिवन सर्किट है, इस गिवन सर्किट में आपकी ये जो गिवन पॉजिटिव प्लेट है, ये देखो ये पॉजिटिव प्लेट, ये 3, 1 और 5 के साथ कनेक्टेड। तो अगर मैं ये वाला जो पॉजिटिव प्लेट है इसका पोटेंशियल VA मान लूं, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल VA एंड VA हो जाएगा। ये पता लग गया, तीनों का पोटेंशियल VA, क्योंकि ये तीनों कनेक्टिंग वायर्स हाई पोटेंशियल के साथ जुड़ी हुई हैं। एंड अगर मैं ये लो पोटेंशियल लूं, तो ये जो लो पोटेंशियल साइड अगर मैं नोटिस करूं, तो ये लो पोटेंशियल साइड यहाँ पे देखो ये 2 एंड 4 वाली प्लेट के साथ जुड़ी है। तो अगर मैं इस लो पोटेंशियल साइड को लेट्स से अगर मैं VB कहता हूं, तो मेरे पास ये जो प्लेट है इसका पोटेंशियल VB हो गया और ये वाली प्लेट का पोटेंशियल भी VB हो गया। और अगर ये पोटेंशियल VB हो गया तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? VA माइनस VB। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? VA माइनस VB। यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? VA माइनस VB। यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? VA माइनस VB। तो मेरे पास 4 कैपेसिटर बन गए, 4 कैपेसिटर बन गए। एक मेरे पास जो गिवन ये कैपेसिटर है, ये C1 बन गया, ये C2 बन गया, ये C3 बन गया, ये C4, 4 कैपेसिटर बन गए। क्योंकि 4 कैपेसिटर, क्योंकि 4 बार मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। हाँ जी, ठीक है। एक कैपेसिटर मेरा जो बना वो बना बिटवीन प्लेट 1 एंड 2। प्लेट 1 जो है और प्लेट 2 जो है, प्लेट 1 मेरा हाई पोटेंशियल के साथ जुड़ा है और प्लेट 2 जो है मेरी लो पोटेंशियल के साथ जुड़ी है। अच्छा, उसके बाद ये मेरा C1 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट C2 अगर कैपेसिटर लूं, तो C2 कैपेसिटर कौन कौन सी प्लेट्स के बीच में, देखो जरा बोलो। 2 एंड 3। तो 2 एंड 3, तो एक प्लेट आ गया 2 और दूसरी प्लेट क्या आ गई 3। उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये बन गया। अच्छा, अगर मैं C3 की बात करूं, तो C3 के क्रॉस, C3 कौन सी प्लेट्स के बीच में बन रहा है कैपेसिटर? बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 एंड 4। अब मैं देखो जब 4 लिख रहा हूं तो उसको मैं लेफ्ट साइड क्यों, राइट साइड क्यों लिख रहा हूं 4 को? क्योंकि जो मेरा 4 है
वो बी के साथ जुड़ा हुआ है और 3 जो है वो ए के साथ जुड़ा है। तो जो जिसके साथ जुड़ा है मैं उसके अकॉर्डिंगली प्लेट्स को लेफ्ट राइट बना रहा हूँ। जो ए के साथ जुड़ा हुआ है उसको लेफ्ट बना रहा हूँ, जो बी के साथ जुड़ा हुआ है उसको मैं राइट साइड बना रहा हूँ। हाँ जी, लास्ट बेटा C4 को देखो, C4 के कौन कौन सी प्लेट्स हैं जो फोर्थ कैपेसिटर बना रही हैं? 4 एंड 5। तो मेरे पास 4 एंड 5। जो मेरी फिफ्थ प्लेट है वो कनेक्टेड है किसके साथ? ए पॉइंट के साथ। और जो मेरी फोर्थ प्लेट है वो कनेक्टेड है लेट अस से बी पॉइंट के साथ। तो ये मेरा गिवन सर्किट, ये मेरे पास ये 4 कैपेसिटर बन गए। चारों कैपेसिटर को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो V मिल रहा है। चारों कैपेसिटर्स को जो आप पोटेंशियल डिफरेंस नोटिस कर रहे हो वो आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो, कितना ऑब्जर्व कर रहे हो? V। चारों के बीच में जो प्लेट्स का गैप है वो कितना दिया हुआ है? D। चारों के अक्रॉस जो एरिया ऑफ द प्लेट है वो कितना दिया हुआ है? A। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे C1, C2, C3, C4 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द चार्ज ऑन प्लेट 1। ये देखो, ये प्लेट 1 एंड फाइंड द चार्ज ऑन प्लेट 4। तो अगर मैं प्लेट 4 को ध्यान से देखूं, ये देखो, ये भी प्लेट 4 है और यहां पे भी प्लेट 4 है। प्लेट 4 एक बार नहीं आया, प्लेट 4 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। और प्लेट 1 कितनी बार आ रहा है? एक बार। और अगर मैं चार्ज स्टोर्ड बाय 1 कैपेसिटर निकालूं, एक कैपेसिटर का चार्ज स्टोर निकालूं, तो चार्ज स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है? CV। तो सी कितना हो गया? एप्स नॉट A बाई D इंटू V। तो जो Q1 है वो बन गया एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V। लेकिन अगर मैं फोर्थ प्लेट पे चार्ज निकालना चाहता हूँ, फोर्थ प्लेट पे Q4, मतलब अगर प्लेट 1 पे निकालना चाहता हूँ तो सिर्फ एक बार एक बार ही चार्ज निकालूंगा क्योंकि एक कैपेसिटेंस ही बन रही है। पर अगर मैं फोर्थ प्लेट की बात करूं तो उसका चार्ज कितना होगा? ट्वाइस ऑफ एप्स नॉट A बाई D इंटू V। एंड ये जो चार्ज होगा ये क्या होगा? माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल के साथ जुड़ा है। तो ये वाली प्लेट नेगेटिव, ये वाली प्लेट नेगेटिव। चार फोर्थ प्लेट 2 बार आ रही है तो 2 बार उसके अंदर माइनस क्यू चार्ज आएगा और उसका जो चार्ज होगा वो माइनस ट्वाइस ऑफ एप्स नॉट A बाई D इंटू V हो जाएगा। तो चेक करो, ये समझ में आया कंसेप्ट? तो ऐसे क्वेश्चंस आने हैं क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा समझना है कि यार एक प्लेट 2 बार चार्ज स्टोर कर रही है क्योंकि एक ही प्लेट है पर वो दो साइड से कैपेसिटर की तरह काम कर रही है। एक साइड पे वो कैपेसिटर की तरह काम कर रही है विद थर्ड प्लेट और फिर वो कर रही है विद फिफ्थ प्लेट। तो फोर्थ प्लेट जो है वो थर्ड प्लेट के साथ भी और फिफ्थ प्लेट के साथ भी कैपेसिटेंस जो है वो फॉर्म कर रही है। तो उसके दोनों साइड पे चार्ज क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है। और क्योंकि वो लो पोटेंशियल पे इसलिए उसका चार्ज क्या है? माइनस है। तो क्लियर है ये? ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन खुद सॉल्व करो। Find out the capacitance between A and B if all the plates have area A and separation between the consecutive plates is D। तो ये आपको एक अरेंजमेंट दिया हुआ है और इस अरेंजमेंट का आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। अब देखो, ये आपके पास जो प्लेट है ये आपका प्लेट जहां आप हाई पोटेंशियल दे रहे हो पॉइंट A, तो वो VA हो गया। ये आपका प्लेट ये लो पोटेंशियल दे रहे हो, ये VB। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये आपके पास एक और प्लेट आ गई तो मैंने इसका जो पोटेंशियल है वो लेटर से BQ कर दिया। तो ये वाली प्लेट का जो पोटेंशियल है ये VP कर दिया मैंने। तो ये वाला जो पोटेंशियल है ये BQ। मैंने ये दो पॉइंट्स अलग अलग मान ली क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। अब मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ? मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये देखो, ये जो प्लेट है ये देखो ये कनेक्टेड है। तो ये कनेक्टेड है तो जो इस प्लेट का पोटेंशियल है ये वाली प्लेट का पोटेंशियल भी सेम हो गया। मैंने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे इस प्लेट का पोटेंशियल जो आप नोटिस कर रहे हो वो पोटेंशियल कितना हो गया? दैट इज BP।
तो ये पोटेंशियल वीपी होगी। ऐसे अगर मैं ये दूसरे ये क्यू वाली प्लेट को दूं, ये देखो ये क्यू, ये क्यू और ये देखो ये, तो ये पोटेंशियल सेम हो गया। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या आ गया, वी क्यू, और इधर भी पोटेंशियल क्या आ गया, वी क्यू। अच्छा, अब ये पोटेंशियल वी क्यू आ गया। ये जो बीच में मेरे पास प्लेट आ रही है, इसका जो पोटेंशियल है वो मैंने वी आर मान लिया। तो अगर मैं अब नोटिस करूं तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल क्या है, सेम है। अगर दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल सेम है तो यहाँ पर कोई कैपेसिटेंस नहीं होगी। तो अगर मैं नोटिस करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ कहाँ आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस एक यहाँ आ रहा है, वी ए माइनस वी पी, फिर एक यहाँ आ रहा है वी पी माइनस वी क्यू, फिर एक यहाँ आ रहा है वी क्यू माइनस वी आर, फिर यहाँ आ रहा है वी आर माइनस वी पी, फिर यहाँ आ रहा है वी पी माइनस वी क्यू, फिर ये आ रहा है वी क्यू माइनस वी बी। तो मेरे पास कितने कैपेसिटर बने, 1 2 3 4 5 6। ये वाली साइड मेरी कैपेसिटेंस नहीं बनेगी। ये समझ में आ गया पहले तो कि टोटल, और इन सब की कैपेसिटेंस सेम होगी। क्यों? क्योंकि सबका एरिया सेम है और सबका डी सेम है। तो सबकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस पे नहीं डिपेंड करता। कैपेसिटेंस तो वो जो आपका प्लेट्स के बीच में एरिया और जो आप डिस्टेंस रख रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इन सबके बीच में एरिया और डिस्टेंस सेम है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। और मैंने यहाँ पे जो कैपेसिटेंस निकालनी है वो मैंने ये ए बी, क्योंकि मैंने ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो मैंने ए बी के क्रॉस कैपेसिटेंस निकाल। अब मैं करूँगा कैसे सॉल्व, तो देखो सबसे पहले मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि ये बन रहा है वी क्यू, ये भी देखो बन रहा है वी क्यू, वीपी वी क्यू है ना, बन रहा है वीपी वी क्यू। तो ये मेरे पास पी क्यू, ये भी मेरे पास क्या बन रहा है, पी क्यू। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये भी पी क्यू ही बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या नोटिस किया कि ये, अगर मैं इसको नोटिस करूँ ये वाला, तो ये यहाँ पर आ गया आर, ये आ गया पॉइंट पी, ये आ गया पॉइंट क्यू। उसके बाद अगर मैं ये वाले कैपेसिटर को लूँ और ये वाला कैपेसिटर लूँ, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पी एंड क्यू है। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये मेरा वो थर्ड वाला कैपेसिटर था, ये मेरा फोर्थ वाला कैपेसिटर था, फिर मेरे पास ये मेरा सेकंड वाला कैपेसिटर है, ये वाला जो मेरा ये फिफ्थ वाला कैपेसिटर है, और उसके बाद फिर मेरे पास ये पी पॉइंट है। तो ये पी और ए के बीच में ये पहला कैपेसिटर आ गया, और ये क्यू एंड बी के बीच में मेरा वो सिक्स्थ कैपेसिटर आ गया। तो ये मेरे पास गिवन सर्किट डायग्राम बन गया। तो ये मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया सर्किट डायग्राम। तो देखो ये सिंप्लीफाई करके समझ में आया क्या किया हमने। तो पहले तो टोटल 6 कैपेसिटर बने, और 6 कैपेसिटेंसेस को मैंने देखा कि यार कौन सीरीज है और कौन पैरेलल है। अब हो जाएगा सॉल्व, देखो इन दोनों को सॉल्व करो तो ये दोनों सीरीज में, ये क्या बन गया, C/2, फिर C/2, फिर ये आपके पास जो आ गया C एंड C, ये सब पैरेलल में ऐड हो गए, तो 5C/2। तो मेरे पास जो गिवन अरेंजमेंट बना फ्रॉम A टू B, ये बन गया C, और ये वाला जो मैंने सॉल्व किया, तो ये पूरा का पूरा सॉल्व करने पे कितना बन गया, 5C/2। तो अब इसके बाद 1/CAB, 1/C प्लस 2/5C प्लस 1/C। तो ये जो आपका आंसर आएगा, दिस विल कम आउट टू बी 5
सी बाई 12। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हाँ जी, क्लियर है ये? ठीक है, तो मैं कैसे किया इसको, कैसे हमने, ऐसे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं जिसमें आपको इस टाइप का प्लेट्स का अरेंजमेंट दिया होगा और आपने फिर वो बैटरी से पोटेंशियल देख के इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। अब जैसे क्वेश्चन है कि यू हैव टू फाइंड योर इफेक्टिव कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी, ऑल द प्लेट्स आर ऑफ एरिया ए एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑल द प्लेट्स इज डी। तो सारी प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस डी है और सारी प्लेट्स का एरिया ए है। तो आपने अब यहाँ पर ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो आप कैसे करोगे, ये वाला जो गिवन पॉइंट है ये ए है तो ये भी बी ए हो गया, ये जो पॉइंट है ए है तो ये भी आपके पास बी ए हो गया, ये जो पॉइंट है बी है तो ये आपके पास क्या बन गया वी बी, और ये क्या बन गया वी बी। तो आप यहाँ पे क्या नोटिस करोगे, एक ये कैपेसिटर बन गया वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। तो मेरे पास कितने कैपेसिटर्स बन गए, 1 2 एंड 3, और तीनों की कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, सेम, क्या बनेगी, एप्स नॉट ए बाई डी। अच्छा, तीनों की एप्स नॉट ए बाई डी है और मेरा इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या बनेगा, तीनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, बी ए माइनस बी बी, बी ए माइनस बी बी एंड बी ए माइनस बी बी, तो तीनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो आंसर क्या आ गया, दैट इज 3C, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ एप्स नॉट ए बाई डी। सिंपल है ये वाला, तो सिंपल है। फिर हमारे पास सेम वही क्वेश्चन के सारी प्लेट्स हैं जो एरिया ए, डिस्टेंस उनके बीच में डी, और आपने ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है क्रॉस ये ए बी। तो ये आपके पास ए बी है, तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये आपका ए, ये दोनों प्लेट्स ए के साथ जुड़ी हुई हैं, और फिर ये बी। तो अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, हाँ जी बोलो क्या आ रहा है, वी बी माइनस वी बी जीरो। तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ रहा है तो सिर्फ दो ही कैपेसिटर्स बनेंगे, एक C1 एंड C2, ये कैपेसिटेंस नहीं होगी। तो ये याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि हर बार कैपेसिटेंस होगी, कैपेसिटेंस तभी होगी जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे, C1 C2 की वैल्यू सेम है, तो ये एप्स नॉट ए बाई डी बन गया। तो मेरे पास जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस बनी अक्रॉस ए बी वो कितनी बन गई, C1 प्लस C2। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनी वो कितनी बन गई, दैट इज ट्वाइस ऑफ एप्स नॉट ए बाई डी, पैरेलल में है ना दोनों, तो ट्वाइस ऑफ सी बन गया। हाँ जी ठीक है, तो अब आप ये करके दिखाओ, आपने इस प्लेट को सी मान लिया, एक ये पूरी प्लेट है, तो यहाँ पे आपके पास ये जो गिवन पोटेंशियल है ये आ गया ए, और ये वाला जो प्लेट है इसका पोटेंशियल आ गया बी, क्योंकि ये तो बैटरी के साथ कनेक्टेड है। और ये वाली जो प्लेट है इसमें आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल आ गया बी सी, यहाँ पे क्या आ गया बी सी। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो कि ये बन गया वी ए माइनस बी सी, ये क्या बन गया वी ए माइनस बी सी। तो हमारे पास मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को ए ले लिया, ये मेरा पॉइंट सी आ गया, और ये मेरा पॉइंट यहाँ बी आ गया, और ये आ गया बी सी माइनस बी बी, तो ये बी सी माइनस बी बी। और ये सारी प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना बन रहा है डी, और एरिया कितना है ए, तो सबकी कैपेसिटेंस जो है वो एप्स नॉट ए बाई डी। तो आपके पास ये सी सी सी, तो हमारे पास ये जो गिवन ये बन गया ट्वाइस ऑफ सी एंड सी, इसको 1/2C 1/C, तो ये आपके पास जो आंसर आया है कितना बन गया, दैट इज 2/3C, दैट इज 2/3 एप्स नॉट ए बाई डी।
और इसमें अगर आपने चार्ज को देखना है कि चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है, समटाइम्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी आ सकता है, तो यहाँ पर आप क्या नोटिस करोगे कि इधर ए बैटरी के पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी प्लस चार्ज आ गया, इधर माइनस, इधर भी प्लस चार्ज आ गया, तो इधर क्या आ गया, माइनस। और फिर आपके पास यहाँ पर आपके पास जो गिवन चार्ज है ये आ गया प्लस, और इधर क्या आ गया आपके पास, माइनस। और आप क्या नोटिस करोगे कि ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, और ये प्लस टू क्यू क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो सी बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो सी के इधर कितना चार्ज है, माइनस क्यू, इधर कितना चार्ज है, माइनस क्यू। तो फिर यहाँ पर इस जगह पे कितना चार्ज होना चाहिए, +2Q, क्योंकि नेट आंसर क्या होना चाहिए, 0। और फिर ये बैटरी से इसको कितना चार्ज मिलेगा, इसको मिलेगा -2Q, क्योंकि बैटरी से इस जगह को +2Q मिल रहा है। कैसे +2Q, ये वाली साइड भी पॉजिटिव है, ये वाली साइड भी क्या है, पॉजिटिव। तो समटाइम्स ऐसे चार्ज की ना डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाती है, तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन भी देखनी आनी चाहिए। तो समझ में आया डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनी है। प्लेट ए के दोनों साइड पे चार्ज है, और प्लेट बी के एक साइड पे चार्ज है -2Q। ये वाली साइड पे प्लेट बी के कोई चार्ज नहीं है। प्लेट ए के दोनों साइड पे चार्ज है, प्लेट बी के ऊपर वाले साइड पे चार्ज है, नीचे वाले साइड पे चार्ज नहीं है। सी के केस में अगर आप नोटिस करो तो ये वाली साइड पे कोई चार्ज नहीं है, ये वाली साइड पे आप चार्ज ऑब्जर्व करोगे, ऊपर -Q और नीचे कितना ऑब्जर्व करोगे, +2Q। तो ये चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी आनी चाहिए। हाँ जी, समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की है, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, आपने ये ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो जरा, करो, ट्राई करो, ट्राई करो, और एक तो आंसर निकालो, फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की भी कोशिश करो कि भाई यार चार्ज प्लेट्स पे कैसे आ रहा है। अगेन सबके प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है, सेम डिस्टेंस है, और एरिया हर प्लेट का a है। अब ये जो प्लेट है इसको हमने d प्लेट कह दिया, तो आपके पास ये जो पोटेंशियल है आ गया VA, यहाँ पे पोटेंशियल आ गया VD, यहाँ पे पोटेंशियल आ गया VC, इधर पोटेंशियल आ गया VC, और इधर पोटेंशियल क्या आ गया, VB। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, ये आ गया VA माइनस VD एंड VD माइनस VC। अच्छा, ये टोटल बन जाएगा VA माइनस VC, और यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करो तो ये भी क्या बन रहा है, VA माइनस VC। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, मैंने ये जो पॉइंट है इसको D कह दिया, ये मेरा पॉइंट A हो गया, ये मेरा पॉइंट C हो गया। तो मेरे पास ये A और ये C, तो ये मेरे पास इतना अरेंजमेंट हो गया, ये वाला अरेंजमेंट हो गया। और फिर इस अरेंजमेंट के बाद आगे इसको मैं C पॉइंट को किसके साथ जोड़ रहा हूँ, B पॉइंट के साथ। तो हमारे पास ये A और ये B, और ये सारे कैपेसिटर्स जो हैं दे आर ऑफ कैपेसिटेंस C ईच। तो आपके पास पहले तो ये दोनों सीरीज में ये क्या बन गया, C/2, फिर C/2, और ये C क्या बन गया, 3C/2। तो ये बन गया 2/3C प्लस 1/C। तो ये आ गया 3C/5 आ गया, ये आ गया 3C/5, दैट इज 3/5 एप्सिलॉन नॉट A/D। हाँ जी, ठीक है जी, क्लियर है ये। और अगर मेरे को चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो यहाँ पे ये जो आपका A है ये पॉजिटिव, और यहाँ पे D क्या हो गया, नेगेटिव, फिर D के दूसरे साइड पे क्या आ गया, पॉजिटिव, फिर C के यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव, फिर C के इधर भी क्या आ गया, नेगेटिव बाय नेगेटिव, क्योंकि ये A प्लेट जो है वो हाई पोटेंशियल के साथ है, तो इधर A के पॉजिटिव आ गया, और फिर ये ऑपोजिट साइड पे पॉजिटिव, और ये B के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव। और अगर मैं ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखूं तो A के इधर +Q, इधर भी क्या है, +Q। D के यहाँ पे क्या बनेगा, -Q, यहाँ पे क्या बनेगा, +Q, क्योंकि D जो है वो न्यूट्रल है,
उसको बैटरी से कहीं पे भी चार्ज नहीं मिलेगा, क्योंकि डी जो है वो, आप अगर नोटिस करो तो वो इंडक्शन शो कर रहा है, उसको कहीं से भी कोई चार्ज सप्लाई नहीं हो रहा। सी में भी इंडक्शन हो रहा है, ये जो सी है ये बन गया माइनस क्यू, और यहाँ पे भी सी का बन गया माइनस क्यू, और ये बन गया प्लस 2Q, और बी क्या बन गया माइनस 2Q, और ए को जो पीछे से चार्ज मिल रहा है वो प्लस 2Q, और बी को भी जो वापस चार्ज मिल रहा है वो प्लस 2Q। तो ये हमारे पास ये पूरा गिवन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, समझ में आ रहा है कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता होनी चाहिए। हाँ जी, क्लियर है ये? ठीक है।